हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज 28 फैब को फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और आपको पता है कि 27 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेम वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो जिनका 1 मार्च को एग्ज़ाम है उनको ये वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आज 28 फैब को जो एग्ज़ाम हुआ है फोर्थ क्लास का JKSSB का, इसके अंदर जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। किस तरह से शॉर्टकट मेथड से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स मेरी वो उस वीडियो को देख के गया होगा वर्क एंड टाइम वाली, मैंने वो 30 मिनट्स की वीडियो डाली थी कल, उस वीडियो को जो देख के गया होगा उसके वो वाले क्वेश्चन, तो जो 3-4 क्वेश्चन आपके आए थे वर्क टाइम एंड वर्क से, वो क्वेश्चन उसके अच्छे हो गए होंगे। तो जिनका 1 मार्च को एग्जाम है वो ये वाली वीडियो जरूर देख के जाना, और साथ में वर्क एंड टाइम और लास्ट जो मैंने 27 फैब का जो मैंने क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की थी उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। और JKSSB में जितने भी पेपर होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है P alone can finish a job in 12 days while Q can do so in 16 days। बोलता है कोई एक काम है, P उस काम को करने के लिए कितने दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है, और Q उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगाता है, 16 दिन लगाता है। With the help of R they have finished the job in 4 days। बोलता है P और Q और किसकी हेल्प लेते हैं, R की हेल्प लेते हैं। तीनों मिलके जब काम करते हैं, यानी कि P प्लस Q प्लस R, तीनों मिलके जब काम करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं उसी काम को खत्म करने के लिए, 4 दिन लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने तुम लोगों को बोला है, बताया क्या करना होता है आपको। इनका एलसीएम ले लेना, 12 का, 16 का और 4 का। चारों का एलसीएम ले लो, 4 के साथ जाएगा 3, 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। तो जो एलसीएम होता है वो आपका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो आपको P की, Q की और P Q प्लस R तीनों की किसकी क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी। कैसे, टोटल वर्क कितना है 12, तो सॉरी टोटल वर्क कितना है 48। तो 12 कितने दिन लगे P के द्वारा काम करने के लिए, 12 दिन लगे। तो आप 12 से 48 को डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। मीन्स इसकी एफिशिएंसी जो होगी P की वो कितनी होगी, 4 होगी। Q की एफिशिएंसी निकालने के लिए 48 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 16 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 एफिशिएंसी है। और P प्लस Q प्लस R की तीनों की मिला के एफिशिएंसी निकालनी है, वो क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 12। मीन्स P प्लस Q प्लस R तीनों की एफिशिएंसी कितनी मिली है मुझे, 12 मिली है। P की एफिशिएंसी कितनी है 4, Q की एफिशिएंसी कितनी है 3, और R की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी भाई, 5। मुझे P Q R की एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है 4 दिन में ये काम मिलकर कर देते हैं और इनको कितने पैसे लगते मिलते हैं, इसके लिए 1200 रुपया मिलता है। तो हाउ मच शुड आर गेट आउट ऑफ इट। बोलता है तीनों जब मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करने के कारण उनको कितने पैसे मिले, 1200 रुपया मिला। तीनों को काम करने के लिए कितना मिल रहा है, 1200 रुपया। मीन्स मैं क्या करूंगा भाई, किसी को भी जो पैसे मिलते हैं ना उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिलते हैं। तो मुझे पता है कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12 है। तो यहाँ पे 12 एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, 1200 के बराबर हो जाएगी। तो एक एफिशिएंसी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो। मुझे किसके लिए पैसे निकालने, R के लिए, और R की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 5 है। तो 5 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 12 1 12, 12 1 12, मीन्स यहाँ पे कितना बचेगा 100। तो 100 इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फटाफट करना होता है। एलसीएम ले लो, फिर एफिशिएंसी निकालो और सीधे इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। What is the distance traveled by the tip of the minute hand of wall clock in 2 days if length of the minute hand is 7 centimeter। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सर्कल से, है ना। सर्कल का ये बेसिकली पूछो, आपको पता है ना, कोई भी सर्कल हो, उस सर्कल के ऊपर कोई आदमी चल रहा है, कोई भी आदमी चल रहा है, तो उसको अगर आपने देखना है कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें किसका यूज करना पड़ता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करना पड़ता है, जो कि क्या था 2 पाई r, ये फार्मूला होता है।
तो आपको पता है जब घड़ी चल रही है, कोई भी घड़ी आपकी चल रही है, घड़ी की कोई भी नीडल जब चल रही होती है तो वो एक सर्कल के ऊपर घूम रही होती है। किसके ऊपर घूम रही है? एक सर्कल के ऊपर। तो मुझे उसका डिस्टेंस देखना है कितना कवर किया, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना कब पड़ेगा? तो आपको पता है जो नीडल है वो कितनी लंबी है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। दूसरी जहां पे जो बात आपको सीखने वाली है, आपको यह पता होना चाहिए जो आपका हॉर वाला हैंड होता है, जो मीन्स हॉर्स बताता है, वो एक दिन में कितने चक्कर काटता है? वो सिर्फ 2 चक्कर काटता है, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर और अगले 12 घंटे में दूसरा चक्कर। तो 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है हॉर हैंड। अगर मिनट हैंड की बात करनी हो, जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट्स बताता है, तो एक दिन में वो कितने चक्कर काटता है वो कैसे पता चलेगा? 12 घंटे में वो कितने चक्कर काटता है? देखो 12 घंटे में वो कितने चक्कर काटेगा? 12 चक्कर काटेगा। और 24 घंटे में कितने काटेगा? कितने काट लेगा? 24 चक्कर काट लेगा, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना काटता है चक्कर? 1 चक्कर। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने होते हैं उसके एक दिन में? 24 रेवोल्यूशन होते हैं। किसके द्वारा? मिनट हैंड। अगर इसी क्वेश्चन में अगर उसने पूछा था हॉर्स, जो हॉर्स वाला हैंड होता है वो कितने, उस केस में आप यूज करते 2। लेकिन जब उसने बोल दिया मिनट हैंड, तो उस केस में कौन सा यूज करोगे? 24। तो यहां पे एक दिन में 24 है, तो उसने को पूछो 2 दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझना। हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr होता है। तो इस केस में कितना दिया हुआ हमें? 2 पाई कितना होता है? 2/7 होता है। और रेडियस कितना दिया हुआ हमें? 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। रेडियस समझ रहे हो ना, जो एक नीडल है आपकी क्लॉक की, उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो 2 दिन की बात चल रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक दिन में जो मिनट हैंड होता है वो कितने चक्कर काटता है? 24 चक्कर काटता है। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। जहां से 7 और 7 कट जाएगा, जो पीछे बचेगा, देखो यहाँ पे आप देखो लास्ट डिजिट, जरूरी नहीं है तो सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो। आप लास्ट डिजिट से फाइंड कर सकते हो। कैसे? 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में है लास्ट में 2, तो आपका आंसर पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको कितना आंसर आ गया? 2112। तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको जहां पे लास्ट डिजिट मिलेगा वो ऑप्शन में देखना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आप पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो पूरी मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। ये तरीका होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो। मैं तेज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, जिस तरह से जल्दी से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं मैं उसी से कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा ट्रिक भी ज़्यादा यूज नहीं कर रहा, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक। चलिए देखते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 68। बोलता है सन और फादर की, सन और फादर की सम ऑफ एज कितनी दी हुई है? 68 दी हुई है ना, कल जैसे क्वेश्चन पे। आफ्टर 8 ईयर देयर फादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो बोलता है 8 साल बाद, 8 साल बाद मीन्स +8। फादर की एज किसके बराबर हो जाती है? 3 गुना हो जाती है सन के। सन की भी 8 साल के बाद देखेंगे, सन की कितनी हो जाएगी? s+8 मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना हो जाएगी ना, थ्राइस मीन्स 3 गुना हो जाएगी, 3 कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करो, f+8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 × s प्लस 8 × 3 कितना हो जाता है? 24। फाइंड क्या करना है मुझे? प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि s फाइंड करना है मुझे। s फाइंड करना है तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। f को इधर रहने देता हूँ, s को दूसरी तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा? 68 - s हो जाएगा। अब जहां पे f देख रहा है इस इक्वेशन में, जहां पे f की जगह क्या डाल दो? इस वैल्यू को पुट कर दो। f की वैल्यू कितनी है? 68 - s, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 68 - s प्लस 8 प्लस 3s प्लस 24। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब s को एक तरफ अरेंज कर दो, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ अरेंज कर दो। s को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे देखो बाकी सारी टर्म्स उधर, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा हमारे पास? 68 प्लस 8, वहाँ से 24 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था? 3s, और -s उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +s। सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है? 68 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 माइनस कितना है? 24, इधर कितना आ जाएगा? 4s। बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए
माइनस करो, यहाँ 2, यहाँ कितना 5 इक्वल्स टू 4s। इसको सॉल्व करो, 4 इस तरफ आ जाएगा तो 52/4 इक्वल्स टू s। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 है ऑप्शन में। है कौन सा पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया ऐसे क्वेश्चन। एन इनकम इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी इनकम। देखो 60%, जिनको नहीं फ्रैक्शन याद नहीं है मैं बता देता हूँ। देखो 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10। तो यहाँ पे मेरी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 3/5। बोलता है ए की इनकम कितनी है, 60% ज़्यादा है बी से। मीन्स अगर बी की इनकम कितनी है 5 है, भाई क्या बोल रहा है, ए की इनकम क्या है 60% ज़्यादा है किससे, बी से। तो ए की इनकम याद रखना, ए की इनकम कितनी है 60% ज़्यादा है किससे, बी से। तो ए की इनकम कितनी होगी, इसका मतलब 8 होगी। देखो एक्चुअली किया कैसे जाता है, ये 5 है, 5 + 3 करेंगे 8। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया मैं दूसरे तरीके से भी करवाता हूँ, जो मैं फ्रैक्शन के हिसाब से करवा रहा हूँ। तो मीन्स 5 + 3 करेंगे कितनी हो जाएगी 8। ए की वैल्यू कितनी है 8 है और बी की कितनी है 5। अब बोलता है बताओ बी की इनकम कितनी कम होगी ए से। तो बी की इनकम कितनी कम होगी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 8 है और इसकी कितनी है 5। तो आप डिवाइड क्या कर दो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 8 - 5। और किसके हिसाब से देख रहे हैं आप, ए के हिसाब से, तो डिवाइड कर दो 8, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। 4 2 जा 8, 4 25 जा कितना होता है 100। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3 × 25/2, यहाँ आ जाएगा 12.5। और 12.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 और 37.5। ये आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। जिसको फ्रैक्शन से नहीं समझ आया मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखो कैसे है, तो वही चीज़, जी ए है जी बी है। ए की इनकम बोलता है 60% ज़्यादा है, मीन्स अगर बी की 100 होगी तो ए की कितनी होगी 160। 1 0 कट गया, मैं फिर से इसको रेशियो में बना सकता हूँ ना। तो कितना बच गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 5 जा 2 5 जा 10। तो यही रेशियो बन गई हमारे पास 8 और 5, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको करवाई थी। तो फिर से आपको क्या करना है, बी की बात करनी है कि बी की इनकम कितनी कम है। बी की कम है ना ए से, कितनी कम है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 - 5 करेंगे कितना बचेगा 3। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से, तो नीचे आएगा 8, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो परसेंटेज निकल जाएगी जो जैसे वहाँ पे सॉल्व किया था। इस तरह से हमने क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट पूछो परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। ये तो सीधा दिख रहा है कि जिन्होंने परसेंटेज मेरे से अच्छे से पढ़ी हुई है उनको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है कि क्या आंसर होगा। फिर भी मैं कन्वेंशनल मेथड से करवा देता हूँ क्वेश्चन को। बोलता है परसेंटेज ऑफ 60 की कितनी परसेंटेज, यानी कि x/100 12 के बराबर है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज होगी किसकी 60 की, तो हमें क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो मैंने उसी को इस फॉर्म में लिख लिया 60 × x/100 = 12। बट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। तो आपने x परसेंटेज कितनी मान ली, x मान ली। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब अरेंज कर लो, इधर क्या आ जाएगा 12 × 5, नीचे क्या आ जाएगा 3 से, और 3 4 जा 12, और यहाँ बचेगा हमारे पास 20। सीधा आंसर दिख रहा था हमारा कौन सा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने बोला था और मैंने करवाया भी था, है ना। एलसीएम, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। वही रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91। आपको याद होगा कल मैंने तुम लोगों को बोला था अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैंने टाइम एंड वर्क की कल वीडियो बनाई थी और वहां से क्वेश्चंस आपके फंसे हुए हैं आज। सेम अगर आपको कोई टॉपिक से वीडियो चाहिए तो मैं आज फिर से एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो कि 4th क्लास के एग्जाम के लिए, जहाँ कोई भी जेके एसएसबी का क्लास के लिए फॉर जेके एसएसबी का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेके एसएस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपका सिलेबस में मैथमेटिक पोर्शन रहता है तो। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो बोलता है आप 35 56 91 से कोई भी एक छोटा नंबर बताओ इन तीनों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से
जब इनसे 35 से डिवाइड करो, 56 से डिवाइड करो, 91 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा 7। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, आप क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो, तीनों नंबर का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम देखो, सबसे पहले 91 को पकड़ लेता हूं मैं। तो 91 आपको पता है किसके टेबल में आता है, 31 के टेबल में आता है, सॉरी 13 के टेबल में आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, 13 7 जो 91 होता है। अब बचा यहाँ पे क्या 35 56। अब यहाँ पे 7 के टेबल के साथ चेक करो, 7 5 जा 35 और 7 के टेबल में 56 आता है कि नहीं आता है, तो करेंगे तो किसके साथ आता है, 8 के साथ आता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब देखो ना ही 8 ना ही 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास क्या क्या टर्म बच चुकी है, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8। देखिए अगर तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, अगर देखो यहाँ पे 7 है, लास्ट डिजिट नंबर 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें पूरी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, 8 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 240 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो ओवरऑल आंसर देखने को मिलेगा, देखो कैसे करना है, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 40 इंटू 7 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 280, 280 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 200, 2880 हो जाएगा एक, ठीक है जी, 280 इंटू, तो यहां पे हमारे पास मिल जाएगा 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसका तरीका कैसे है करने का, अगर आप एग्जाम में ऐसे कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जो क्या है 280 इंटू करना हमें 30, तो तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, आप क्या कर लो, इसको ब्रेक डाउन कर लो, 280 इंटू 10 प्लस 3, एक ही मतलब है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2800 प्लस 28 इंटू 3 तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना इसको, 28 इंटू 3 कितना होता है 84 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया, प्लस ही करना, अब ये तो सिंपल है, तो कैसे हो जाएगा, जहाँ पे आंसर हमारा 2800 इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे 0 भी तो था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखने को मिलेगा, जब ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा 3640, ये आपका एलसीएम आ गया। देखिए मैं वापस आपको समझाता हूँ क्या किया, आपने ये फैक्टराइजेशन की, फैक्टर आपको ये देखने को मिल गए, मैंने किया 8 इंटू 5 कितना मिल गया 40, 40 इंटू 7 किया तो कितना मिल गया 280, 280 इंटू 30 कर 13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 3640। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से करनी, कैसे कर सकते हो, 13 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक 10 प्लस 3, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2800 प्लस 3 इंटू 280 करेंगे तो कितना आ जाएगा 840, दोनों को ऐड करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3640। अब ये तो एलसीएम आ गया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था आपका 7, इसमें ऐड कर दो कितना +7, मैंने पहले भी कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, कितना आएगा 3647, 3647 कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, फिर से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ठीक है। ये अल्टरनेट डे वाला है, ये भी देखो, देखना इसको किस तरह से किया जाता है। पहले तो देख लो एलसीएम लेना है, अनिल यानी कि ए कितने दिन लगा रहा है 16 दिन लगा रहा है क्वेश्चन काम करने के लिए। दूसरा कौन, शशि एस के साथ, देखो मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ। बी कितना दिन लगा रहा है 24 दिन लगा रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो भी 16 और 24 का, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 4 के टेबल में कितने के साथ आता है 6 के साथ, फिर 2 के साथ देखो जहाँ जाएगा 2 और जहाँ आएगा 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48। तो ए कितने दिन लगा रहा था 16 और बी कितने दिन लगा रहा है 24। देखो यहाँ पे अनिल को मैंने ए मान लिया है और शशि को मैंने मान लिया है बी, तो टोटल ओवरऑल वर्क कितना है आपका 48। एफिशिएंसी निकालनी है मुझे ए की, ए 16 दिन लगा रहा था, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। बी कितने दिन लगा रहा है 24 दिन लगा रहा है सेम काम करने को, तो 24 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे विद अनिल स्टार्टिंग,
बोलता है अनिल काम करना शुरू करता है और अल्टरनेट दिन मीन्स एक दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर से ए ने, फिर से बी ने, अल्टरनेट डे पे काम करते हैं सारे ये दोनों मिलके। तो बताओ कितने दिन काम चलेगा, खत्म होने में कितने दिन लग जाएंगे। देखो अल्टरनेट डे की बात चल रही है, तो मीन्स ए प्लस बी करेंगे, तो इस काम को पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, मीन्स दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर ए प्लस बी को कर दूं तो मीन्स टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। मीन्स मैं ए और बी की एफिशिएंसी प्लस करूंगा, 2 + 3 करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, 5। बात समझ आ रही होगी। अच्छा अब देखो आपका टोटल काम कितना है, 48। तो आपको देखना है इसके नियर अबाउट नंबर ढूंढना है। तो मैं 5 को अगर किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 5 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ए से शुरू हुआ ना काम, तो मीन्स जब 45 काम हो चुका होगा तो मीन्स 45 काम लास्ट किसने किया होगा, बी ने। बी के बाद किसका नंबर शुरू होगा, ए का। ए का नंबर शुरू होगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, मीन्स कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो अगले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। कितनी एफिशिएंसी, क्योंकि उसकी एक दिन की 3 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 48। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, ये जो 9 है ये 9 डेज नहीं है। आप ये 5 किस कारण आया था, जब ए प्लस बी को मैंने ऐड किया था। ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन, मीन्स ये जो 5 है ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है। जब मैंने इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मीन्स टोटल डेज कितने हुए, 9 × 2, तो कितने दिन लगे, 18 दिन लगे। और 18 दिन प्लस ए ने एक दिन एक्स्ट्रा और काम किया, तो कितने दिन हो गए टोटल, +1, कितने हो जाएंगे, 19 डेज काम किया। जो टाइम एंड वर्क का पूरा टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखना। एक्चुअली इस टॉपिक को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कम से कम 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल डेप्थ में तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको एग्जाम देना है एक दिन के बाद, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी रिवीजन चल रही है, आपको पता होना चाहिए कैसे किया। तो अगर नहीं समझ आए एक बार वापस देखना, एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, A/B दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे ऐसे जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, रेशियो दी है, इधर भी रेशियो दी हुई है। और ध्यान रखना यहाँ पे ना, यहाँ पे 7B भी दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे A/B की रेशियो दी हुई है, और यहाँ पे भी A है, यहाँ पे B है, और रेशियो में यहाँ पे भी A है और यहाँ पे B है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल क्या कर लो, A की वैल्यू कितनी मान लो 5 और B की वैल्यू कितनी मान लो 7। जहां जहां A दिखता है वहां 5 पुट कर देना, जहां जहां B दिख रहा है वहां क्या पुट कर देना, 7। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में पुट बैक कर रहा हूँ वैल्यू, 5 × कितना हो जाएगा 5 + 7 × 7, नीचे क्या आ जाएगा 3 × 5, और इधर क्या आ जाएगा 4 × 7। सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 25, और यहाँ कितना आ जाएगा 49, यहाँ कितना आ जाएगा 15, और ये कितना है 28। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 74, और ये कितना आ जाएगा 43। क्या यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है? कौन सा पार्ट? सी पार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगर आपको वीडियो पता चल रहा है, अगर कहीं भी आपको डाउट आती है, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जितने मिनट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 32 मिनट के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, 32 मिनट और 7 सेकेंड्स के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम लिखना, इतने टाइम के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, मुझे ये डाउट है तो मुझे समझ नहीं आई, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा और आपको भेज दूंगा, आप वहां से अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रेजेंट एज इज, अच्छा ए जो है उसकी प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बी एज। आफ्टर 30 years A age will be 1/2 of B, then the sum of the present ages of A and B is। ये वाला क्वेश्चन देखना, अच्छे से समझते हैं इसको, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में वो समझते हैं। भाई 20% की बात चल रही है, 20% को निकालना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, 1 0 1 0 क्या, जहाँ आ जाएगा 1/5, मीन्स कितना है 1/5। यहाँ पे दिया हुआ है A की एज विद रिस्पेक्ट टू बी की, मीन्स ए की एज 1 है जब बी की एज कितनी होगी 5, रेशियो दी हुई है। बोलता है 30 साल बाद दोनों की रेशियो जो हो जाती है ए की अपॉन बी की कितनी हो जाती है 1:2। इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से मैं करवाऊंगा आपको? क्रॉस मेथड।
बहुत सही तरीका है, इससे फटाफट क्वेश्चन आपका हो जाता है। किस तरह से करना है मैं सिखाता हूँ आपको। ये ए है, ये बी है, रेशियो निकाल लिए, ए की कितनी थी 1 और बी की कितनी है 5। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। बोलते 30 साल बाद, मीन्स 30 साल इसके लिए भी होंगे और 30 साल इसके लिए भी होंगे। आपकी इन दोनों की रेशियो कितनी हो जाती है 1:2। जहां पे हमने क्रॉस मेथड यूज करना है, देखो क्रॉस मेथड कैसे यूज करोगे, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 × 1, तो आपको कितना मिल जाएगा 2 × 1 कितना होता है 2, माइनस कर दो इसके साथ, इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, देखो कैसे करना है, फिर 1 × 30 और 2 × 30 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे 2 × 30 किया तो कितना आ जाएगा 60 और 1 × 30 किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। तो ये इस तरह से आपने करना है। अगर नहीं समझ आया आप वापस वीडियो देख लेना इस टाइम के ऊपर से, ठीक है। ये क्रॉस मेथड होता है, बहुत आसानी से इससे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो अभी तक आंसर मिल चुका होता है इस क्वेश्चन का। तो क्रॉस मेथड से फटाफट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 - 3 करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 60 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। और आपको 1 की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है। जहां पे पूछोगे तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितनी होगी। दोनों का अगर ए की पूछी होती तो यहाँ पे 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 ए की एज कितनी हो जाती, प्रेजेंट एज 10 हो जाती। अगर बी की एज पूछी होती, आप क्या करते हैं, 1 की वैल्यू पता है आपको कितनी है 10 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 50। बी की वैल्यू कितनी होगी 50। उसने दोनों का सम पूछा है तो आप क्या कर दो a + b कर दो, कितना हो जाएगा 6। और a 1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा टोटल 60। तो बी पार्ट आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अगर क्रॉस मेथड नहीं समझ आएगा उसको वापस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में उसको यूज किया जाता है। तो जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा क्रॉस मेथड का, एजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस मेथड के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस मेथड के पे, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया जाता है क्रॉस मेथड का। इससे फटाफट आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ ईच एप्पल, ये एप्पल लिखा होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इज 10 रुपीज। एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है 10 रुपीज है, और मैंगो का जो प्राइस है वो कितना है 50 रुपीज है, ठीक है। ये प्राइस दिया हुआ है। इफ बैग कंटेन 40 एप्पल्स एंड 20 मैंगोज देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्राइस पर फ्रूट इन बैग। भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 40 एप्पल्स की अगर आपको प्राइस निकालना तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। ये 400 है। और मैंगोज कितने दिए हुए हैं आपके 20, एक मैंगो का प्राइस 15 है, तो आप टोटल मैंगो कितने 20 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ तो कितना आ जाएगा 300। बात समझ आ रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो टोटल कितना मिल गया हमें, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना खर्चा है 700। उसने पूछा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्राइस पर फ्रूट इन बैग। पर फ्रूट ये तो हो गया कितने फ्रूट्स के लिए 20, 40 ये हैं 20 ये हैं, टोटल फ्रूट कितने, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने 60 फ्रूट की, ठीक है। हमें पूछा उसने एक फ्रूट के हिसाब से कितना पैसे होंगे, तो आपको एक का निकालना, तो आप 1 की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ 700 और यहाँ आ जाएगा 60 और ये कट गया। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है 3 × 2 = 6 और ये यहाँ कितना आ जाएगा 35, तो 35/3 आंसर। जहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी हुई है तो सॉल्व कर लो। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 यहाँ से कटेगा और 3 × 1 = 11 वाला आंसर आने वाला है। फिर भी इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 11.6 आंसर आ रहा है। उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था, हमारा क्या हो जाएगा 11.7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 2 unbiased dice are rolled, what is the probability that sum on the top of the face is greater than 10? भाई आपको पता है डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। उसने बोला है दो जो डाइस हम रोल करते हैं अनबाइस्ड, तो उस केस में आप बताओ जो दोनों जो डाइस आ रही हैं वो 10 से ऊपर है ना, टॉप या ना सम ऑन द टॉप ऑफ द फेस इज ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा आना चाहिए। मीन्स 11 आ सकता है 12 आ सकता है। तो क्या केसेस बनते हैं, जहां तो
एक डाई के ऊपर 5 आया और दूसरे के ऊपर कितना आ गया 6। जब पहली पे कितना आया 6 आया, दूसरी पे कितना आ गया 5, जब दोनों पे कितना आ गया 6। तो आपके कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे कितना 12। ये 3 केस ही बनते हैं डाइस में जहाँ पे आपका 10 से ज़्यादा टोटल आ सकता है। 3 केस बने और कितनी डाइस फेंकी आपने, 2 डाइस फेंकी हैं, तो केस कितना 6 × 6 होगा, है ना। भाई कितने केस बनते हैं इसके, जब 2 डाइस आप रोल करते हो तो एक डाई के ऊपर कितने केस नंबर होते हैं, 6 होते हैं। तो आप क्या करोगे 6 × 6, टोटल आउटकम कितनी होती है 36, जब 2 बार उसको किया जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, नीचे बचा 1/2 × 6, हमारा आंसर आ जाएगा 1/12, जो कि कौन सा है, ए पार्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average age of group of 10 students is 12 years. If 5 new students join then the average age of the group increase by 1 year. Then the average age of the new student की average। ये क्वेश्चन तो सीधा आपको आंसर लगा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, आपको कन्वेंशनल मेथड से करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, शॉर्टकट से नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको सीखने पड़ेंगे। आई डोंट नो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, इसलिए मैं कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। देखो, बोलता है एवरेज एज कितने स्टूडेंट्स की दी हुई है, 10 स्टूडेंट्स की दी हुई है। कितनी दी हुई है 12। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, ये बात तो समझ आई होगी, होप करता हूँ। बोलता है जब 5 स्टूडेंट्स और ऐड हो जाते हैं तो ओवरऑल एवरेज कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 12, अब कितनी हो जाएगी 13। जब बच्चे कितने आ जाएंगे हमारे पास 5 और, यानी कि पहले 10 थे, अब 5 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 15। पहले कितना स्टूडेंट्स थे हमारे पास x, अब कितने आ गए न्यू, मान लो n। x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी है 120 प्लस n अपॉन 15 इक्वल्स टू 13। 15 को इस तरह भेज दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 प्लस n इंटू 13 इंटू 15। बात समझ आ रही होगी क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये तरीका क्या है इसको करने का, वही तरीका 13 को डिवाइड आप सेपरेट कर लो, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 15 के साथ, तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 45, तो कितना आ जाएगा 195। जिसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है तो डायरेक्ट कर सकता है, मैं तरीका बता रहा हूँ जल्दी मल्टीप्लिकेशन करने का। ये कितना आ जाएगा 195 और ये कितना है 120 प्लस n। मैं यहाँ पे निकालता हूँ n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 195 माइनस 120। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 75। ये n की वैल्यू है। उसने पूछा एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट की एवरेज कितनी होगी, तो कितने न्यू स्टूडेंट थे 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 = 5, 5 1 = 5, जहाँ 25 बचेगा तो कितना आ जाएगा 15। आंसर कितना आ जाना हमारा 15 आ जाना। ठीक है, बेसिकली आपकी n की वैल्यू कितनी आई थी 15, डिवाइड कर दो 5 के साथ, तो यह कितना था, ये कितनी वैल्यू आई थी हमारी, ये आया था हमारा 75 और डिवाइड करना था हमने 5 के साथ। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलता है 15 देखने को मिलता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circle is inscribed in an equilateral triangle whose side is 20 cm touching its sides. What is the area of the circle? जब भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल दी हो, ठीक है, और उसकी साइड दी हुई है ए, इक्विलेटर ट्राइंगल की हर साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन फाइंड करने का, और सर्कल का आपको क्या पूछा हुआ है, सर्कल का आपको पूछा हुआ है एरिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सीधा एक तो मैं फार्मूला बता देता हूं आपको। फार्मूला क्या होता है पाई a² अपॉन 12। अब वैल्यू पुट करना है इसकी, a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 20, तो यहाँ पाई इंटू 20, स्क्वायर है तो इधर भी 20, नीचे क्या है 12। सॉल्व करेंगे, देखो 6 2 = 12, यहाँ कितना बचेगा 10। फिर इधर सॉल्व करेंगे 2 3 = 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10 × 10 कितना होता है 100 इंटू पाई, नीचे क्या है 3, तो 100 पाई अपॉन 3, सी पार्ट इज द राइट आंसर।
अब जिसको ये डाउट आ रही है कैसे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन है। अगर आप डेरिवेशन में मुझसे चाहते हो कि कैसे डेरिवेशन करनी है इसकी, मैं करवा दूंगा। अल्टीमेटली इसका एक्चुअली तरीका क्या होता है, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहाँ से फार्मूले रेडियस निकाला जाता है। जब आपको रेडियस मिल जाता है फिर आप क्या निकाल देते हो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हो। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। याद रख लेना फार्मूला, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मे बी इस पर भी क्वेश्चन आपका आ जाए। रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, तीनों साइड का ऐड कर दो। इस केस में तीन साइड कौन सी थी, ए प्लस ए डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ। और यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सी थी आपकी, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ये आ जाएगा आपका रेडियस का फार्मूला। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ आपको, 3/4 a² अपॉन 3a/2। a से एक a कट जाएगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, 3 इसको जब आप सॉल्व करोगे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी a/2√t। ये होता है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके ऐसे करके डिराइव किया जाता है। तो हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ आ जाएगा पाई और a/2√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाता है a²/12। ये यहाँ से ऐसे करके फार्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। ये मैंने जल्दी से आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी डेरिवेशन चाहिए किस तरह से किया जाता है, मैं वापिस आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द अनील एंड बोरोन आर 40 मीटर पर सेकेंड एंड 40 किलोमीटर पर हार respectively, then the ratio of time taken to cover certain distance by them। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ना दिया हुआ 40 किलोमीटर, मुझे एक बार क्रॉस चेक करने दो, क्वेश्चन यही था आपके एग्जाम में या कुछ और था, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में दिया हुआ है और 1 आपका मीटर में दिया हुआ है। तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, कहीं प्रॉब्लम ना हो तो फिर उसके बाद क्वेश्चन को करवाता हूँ, राइट। तो एक्चुअली मैंने खुद नहीं सॉल्व किए होते हैं पहले, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना हो आपको तो आप क्या कर लो, रेशियो पूछिए तो आप सबसे पहले इन दोनों को, एक का यूनिट मीटर पर सेकंड है, दूसरे का क्या है किलोमीटर पर सेकंड। वैसे इसका आंसर सीधा दिख ही रहा मुझे, फिर भी मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, दोनों जहां तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो इसको किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट कर लेना, जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर पर सेकंड में। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर जब भी आपको किलोमीटर पर हार को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो फार्मूला क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर दो उस टर्म को 5/18 से। ये क्यों होती है ये मैं अलग से बता दूंगा, फिलहाल के लिए आपने याद रखना है इस तरह से। क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और एक हार में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको सॉल्व करते हैं जब हम, हमारे पास आ जाता है 5/18, ठीक है। अब देखो मैं 40 को रेशियो निकाल रहा हूँ, किसकी रेशियो निकालनी है, टाइम की रेशियो निकालनी है। टाइम की रेशियो निकालने से पहले मैं एक और रूल बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। जब भी डिस्टेंस सेम हो, याद रखना, जब भी कोई दो बॉडीज डिस्टेंस सेम कवर कर रही हो तो उनका जो स्पीड ए और स्पीड बी की जो रेशियो होती है वो टाइम की उल्टी होती है। जहां पे टाइम अगर टी बी अपॉन टाइम ए। आप खुद सोच के देखो यार कि कोई भी बॉडी अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगाएगी, कम लगाएगी। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। तो मींस टाइम इज रेसिप्रोकल तो नहीं बोल सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्पीड के। तो ये हमारे पास ये रूल होता है SA/SD = TB/TA। उल्टा काम होता है यहाँ पे। तो रेशियो निकालनी है मुझे, पहले मैं स्पीड की रेशियो निकाल लूंगा। देखो कैसे, स्पीड की रेशियो निकालने से पहले भी मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे इसका नाम, अनिल का नाम ए रख देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं बी। ऐसे करने से क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होगा। ए की स्पीड इज टू बी की स्पीड। ए की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है
लेकिन बी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको मैं क्या करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये रेशियो चल रही है, जहाँ से 40 और 40 कट जाएगा, 18 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 18:5। ये जो मैंने रेशियो निकाली ये किसकी रेशियो, स्पीड की। लेकिन आपको पता है टाइम की अगर रेशियो निकालनी हो तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर आपको टाइम की TA/TB निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5:18। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago, Swapan mother was 3 times as old as Swapan. After 6 years, she will be twice as old as Swapan. इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे मेथड से इसको करवा देता हूँ। बोलता है 4 साल पहले स्वपन की जो मदर थे, 4 साल पहले की बात हो रही है, मीन्स S-4। तो कितने थे वो, 3 गुना थे। किससे, किसकी बात चल रही है, मदर की, तो M- क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा। अब 6 साल बाद क्या हो जाता है भाई, +6 करना ही पड़ेगा मुझे। आफ्टर 6 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वपन, मीन्स ये स्वपन हो गया, +6 कर दिया, ये कितना है, दुगना है। किससे, मदर हो, ये मदर हो गए +6, मीन्स मदर की एज क्या है, दुगनी है स्वपन से। हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ स्वपन, मीन्स S फाइंड करना है मुझे। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। इस वाली साइड को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3S - 12 = M-3। M की वैल्यू निकाल देता हूँ, इधर 3 को इधर भेज दो, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3S - 12 + 3 = M। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3S - 9 = M। M की वैल्यू मिल गई है, M की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे M की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3S, ठीक, क्या था -9 और आगे क्या है +6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 2S + 12। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है। देखो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा रहा नहीं, तो जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता क्वेश्चन। 2S को इधर भेज दो और बाकी सारे टर्म्स इधर भेज दो। यहाँ पे क्या था 12, इधर आके ये 9 क्या हो जाएगा प्लस का, 6 क्या हो जाएगा माइनस का, जहाँ 3S माइनस क्या हो जाएगा S। सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा भाई 21 - 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा आपका S आ जाएगा। ठीक, अच्छा उसने पूछा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ स्वपन मदर। अच्छा स्वपन की मदर की एज पूछी थी, मैंने स्वपन की निकाल दी है, तो कोई बात नहीं, हम मदर की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे S की वैल्यू आ गई है कितनी 15, और 15 यहाँ पे पुट कर दो, 3 × 15 - 9 = M। तो 15 × 3 करेंगे तो आपको पता है कितना होता है 45 होता है, माइनस करेंगे 9, M की वैल्यू मिल जाएगी। तो 45 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये आंसर है हमारा बी पार्ट, 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स व्हेन 6 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है 12th में। ठीक है, ये 12th 11th और 12th का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यहाँ पे प्रमोटेशन होता है। फिर भी उतना भी नहीं था, टफ नहीं था, इसको आपने अरेंज करना। तो उसने बोला था एग्जैक्टली कितने टेल्स आनी चाहिए, 4 टेल्स आनी चाहिए। किसकी बात चल रही है, कॉइन्स की। जब भी कॉइन्स को 6 बार हम ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास जो देखो कितने, एक्चुअली इसका रूल होता है 2⁻6। जैसे कॉइन को जितनी बार फेंकेंगे, 2 बार फेंका तो इसके ऊपर n नंबर ऑफ टाइम फेंकेंगे तो कितने केस बनेंगे 2⁻n। 2 बार फेंकेंगे तो कितने केस बनते हैं आपके फेवरेबल 2⁻4। 3 बार फेंकेंगे तो कितने केस बनेंगे 2⁻3। 6 टाइम फेंक रहे हैं हम तो 2⁻6। जब इसको करोगे 2 × 2 × 2 × 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। मीन्स फेवरेबल केसेस कितने हैं आपके 64 हैं। अब बोलता है टेल जो आपकी आनी है वो 4 बार आनी चाहिए। मीन्स टेल 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 टेल, बाकी क्या है हेड हेड। अब ये टेल्स ऐसे भी आ सकती है, टेल हेड टेल 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 हेड, ऐसे करके भी आ सकता है जब 6 बार फेंका।
तो मीन्स ऐसे जब करते हैं तो ये परमोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हमारे पास जो केस बनते हैं, यहाँ पे टोटल केस कितने बनते हैं, ऐसे वाले 15 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 15 केस बनते हैं। परमोटेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये होता है, टोटल केस कितने हैं आपके 6 आने होते हैं, शेवर फेंक रहे हैं, और आपकी आउटकम जो टेल आनी चाहिए कितनी बार आनी चाहिए? 4 बार आनी चाहिए, 4 बार टेल्स आनी चाहिए। तो परमोटेशन का फार्मूला होता है 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल माइनस 6 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है इसको करने का। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली सॉरी कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब इसको आप करते हो, सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल का जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा, इसको सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना? 15। तो ये हमारी आउटकम कितनी है? 15 है। टोटल आउटकम कितनी है? 64, और फेवरेबल आउटकम कितनी है? 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि क्या है? ए पार्ट है। ठीक है, आई नो ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम, जिन्होंने सिर्फ 10th तक की, जिनका मैथमेटिक्स था, जिनका 12th में नहीं था, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन में। ठीक, ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके फाइन। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, अब क्वेश्चन आ गया है आपका, व्हाट इज द एवरेज एज। एवरेज एज पूछी हुई है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो यहाँ पे 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। ये क्वेश्चन आई हार्डली आपका 10 to 12 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड से चलूंगा किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। जहाँ पे 8 साल, 8 साल, जहाँ पे 15 साल और जहाँ पे 1 साल। 3 स्टूडेंट्स हैं, जो 3 बंदे हैं जिनकी एज दी है 18 साल 10 महीने, दूसरे की 15 साल 6 महीने, तीसरे की 1 साल 5 महीने रिस्पेक्टिवली। तो हमें पूछता है एवरेज एज कितनी है। तो मैं पहले ईयर्स वाली 8 साल, 15 साल और 1 साल को प्लस कर लेता हूँ। 8 + 15 + 1 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को कितना मिलता है? ये 15 + 1 करेंगे 16, 16 + 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 24। 24 साल तो ये हो गए। बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं महीने। 10, 15 और 5। क्या है? 10, 15 और 5। एक बार देख लेना, ये 8 है, ये 15 है और ये 1 है। सही है, ये सही किया हमने। और इसको देख लेते हैं, 15 + 5 20, 20 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 30। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है आपको पता है? 12 मंथ में, ये मंथ है और ये ईयर्स है, और आपको पता होगा 12 मंथ में 1 साल होता है। तो यहाँ पे 12 × 12 करेंगे 24, 12 × 12 करेंगे क्या होंगे? 24। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 24 + 6। तो यहाँ पे ये कितने हैं? 2 साल है। 24 कितने हैं? 2 साल। तो मैं यहाँ पे +2 प्लस क्या करूँगा? 6 मंथ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26 ईयर्स। और कितने मंथ आ जाएंगे? 6 मंथ। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किया तो आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एवरेज निकालनी 3 बंदे की। जब 3 से डिवाइड करोगे आपकी डिवीजन हो नहीं पाएगी। तो देखो यहाँ पे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे कितना आ रहा था आपका? 24 ईयर्स। और जहाँ पे मंथ कितने आ रहे थे आपके? 30 मंथ। आपको निकालनी क्या थी? एवरेज। तो आप 3 से डिवाइड कर दो, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 8 जा 24, और यहाँ पे कितना है? मंथ की बात चल रही है तो यहाँ मंथ कितने हैं? 10। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ एरर है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने। जब क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, टाइप हो गया हमसे। एक बार देख लेते हैं। 8 साल 10 महीने दिए थे, 15 साल और 6 महीने दिए थे, और यहाँ पे 12 साल दिए थे। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो चुका है। यहाँ पे 12 साल दिए हुए थे, तभी है ना, तभी ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा था। यहाँ पे 12 साल है। ठीक है, एक साइड टाइप हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं एक बार वापिस आपको ये पूरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, एरर हो गया हमसे, फिर से और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 12 ईयर 5 मंथ दिया हुआ था। ठीक है, टाइपिंग में एरर हो गया। तरीका वही है, पहले 8 को और 15 को और 12 को प्लस कर लो। किसको? 8, 12 और 15।
इसको सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35 ईयर्स। ठीक, अब महीने को जो मंथ दिए उनको प्लस कर लो, ये 10 महीने, 6 महीने और 5 महीने, क्या है 10 + 6 और 5। ठीक है, यही दिया हुआ है। अच्छा, तो इनको ऐड करेंगे, देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं किया फिर से। ये कितना है 10 महीने, ये 6 महीने और ये 5 महीने। जब तीनों के ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। महीने कितने हो गए आपके 21 हो गए। अब आपको पता है 3 बंदों की बात चली, जब 3 से डिवाइड करोगे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ से इसको अरेंज करता हूँ 21 मंथ को। मैं 21 मंथ को ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। 12 + 9 21 ही होता है। और ये 12 एक किस्म का 1 साल हुआ। ये 12 क्या है 1 साल है, 12 मंथ 1 साल होता है। तो मैं 35 ईयर पहले ही थे और 1 साल यहाँ से आ गया, तो टोटल कितने ईयर हो गए 36 ईयर एंड 9 मंथ। ये टोटल इनकी क्या है एज है, लेकिन मुझे एवरेज निकालनी है तो 3% तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 12 = 36, ये 12 आ जाएगा। और जहाँ पे 3 × 1 = 3 और इसको भी काट लो एक बार, ये कितना आ जाएगा 3। तो मीन्स 12 महीने और 12 साल और 3 महीने आंसर होगा। कौन सा पार्ट है बी पार्ट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई थिंक इतना ही था। हाँ, कोई क्वेश्चंस नहीं, आई थिंक यही क्वेश्चन थे आपके। ओके है, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया तो क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गया होगा, है ना, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन छूटा हुआ कोई, अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट की, उसको अलग से डाल दूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रखता हूँ। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।